मुजफ्फरनगर में विकास और जन सुविधाओं को लेकर बड़ी पहल देखने को मिल रही है, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और शहर के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर रामपुरी क्षेत्र की जल निकासी समस्या के स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मुजफ्फरनगर को आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सड़क, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही बालाजी शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों और आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुजफ्फरनगर को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बृहस्पतिवार को जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी विशाल बालाजी की यात्रा निकलती है, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है कि वो सौभाग्य हमको मिलता है और सबके मिलकर के बहुत उत्साह के साथ की तैयारी भी है। सबसे कहा गया है कि डीजे थोड़ा सी मर्यादित आवाज़ में रखें, उसका उल्लंघन न करें। सड़कों पर चलने के लिए, यात्रा के लिए, यातायात के लिए थोड़ा मर्यादा रखें ताकि किसी को चलने में दिक्कत ना हो। प्रसाद का वितरण खूब करें, आराम से खाएं भी, खिलाएं भी, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, उसका वितरण पैरों में ना हो, उसकी मर्यादा भी रखें। नगर पालिका को भी कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखें। हाथी जो भी जितनी यात्राएं होती हैं, यात्रा के पीछे पीछे 100 मीटर पर सफाई कर्मचारी लगातार काम करते रहें ताकि प्रसाद का किसी प्रकार से जो थोड़ा बिखर जाता है उसका पैरों के अंदर गंदगी उसके अंदर ना हो। तो ऐसे निर्देश दिए गए और सबको पूरे उल्लास के साथ जब भगवान का रथ निकलेगा तो हम सब लोग मिलकर के उनके जयकारे के साथ उसका स्वागत और अभिनंदन करने का काम करें। मंत्री जी, सबसे बड़ी समस्या यात्रा में इस बार ये देखी जा रही है कि भंडारों में सिलेंडरों की कमी है, उसको लेके क्या? जिलाधिकारी को भी हमने कहा थोड़ी व्यवस्था कराई है। देखिए, गैस की उतनी समस्या नहीं है जितना पहले के लोग हो रही है और काफ़ी हद तक व्यवस्था उसकी हो गई है। व्यक्तिगत भी लोगों ने निवेदन किया, लोगों ने अपने घर से सिलेंडर लगाए हैं, कुछ लोगों को दिलवाए भी गए हैं और मुझको लगता है वो काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति हो गई है। और गैस एजेंसी को भी कहा गया है कि वो ब्लैकमेल ना कर पाए और जैसी जैसी आवश्यकता की पूर्ति कराएं और मुझको लगता है इस समय कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और सबकी पूर्ति हुई है। एक चिकित्सा अधिकारी है, दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की और लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही है कि लोगों ने एक एक कमरे के अंदर हॉस्पिटल खोल रखे। जिलाधिकारी को भी हमने कहा है कि ऐसे फर्जी हॉस्पिटल अगर वो क्लिनिक के लिए यानी एज ए डॉक्टर वो अपना लाइसेंस लेते हैं तो डॉक्टर का ही काम करें, हॉस्पिटल उसके अंदर ना बनाए। और हॉस्पिटल बनाते हैं, बेड डालते हैं तो उसकी बाकायदा परमिशन है, उसका एक पैरामीटर है कि कितना जगह होनी चाहिए, कितने बेड के लिए क्या जगह होनी चाहिए, क्या उसमें सुविधा होनी चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। और सख्ती के साथ दोनों अधिकारियों मैंने कहा कि ऐसा कोई कार्रवाई की हुई उस पर कार्रवाई होगी सख्ती के साथ। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी जान से खिलवाड़ नहीं करने जाएगा, किसी को धोरण शोषण नहीं करने जाएगा। गरीबी के नाम पर लोग बहरा करके, भुला करके और उनको हॉस्पिटल के नाम पर ला करके उनका चिकित्सा इलाज करते हैं और जो केस बिगड़ जाता है तब उसको हेल्थ सेंटर पर रेफर करने का काम करते हैं और कई लोगों को उसके अंदर मृत्यु हो जाती है जब बीमारी क्रिटिकल हो जाती है। तो बहुत सख्ती के साथ कहा गया और अभी एक सप्ताह के अंदर वो कहा गया उस पर रिपोर्ट दाखिल। मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ स्थित माता अनसुया धाम में विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने की और संचालन दिग्विजय सिंह राणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान संत रविदास महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक की शुरुआत की गई। अपने संबोधन में भिखारी प्रजापति ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक प्रमुख चौक का नाम वंदे मातरम चौक रखने की मांग उठाई और इसके लिए जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की बात कही। बैठक में संगठन को मजबूत करने, सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति की सहभागिता भी देखने को मिली। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से आज हम अपने साथी पंकज वालिया, सतीश गौतम और राजेश शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी में यहाँ पर आए हुए। योगी जी महाराज जी का कहना है कि भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अभी हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी गण को हर जिले में एक चौक वंदे मातरम चौक के नाम से घोषित हो, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया
अब चौक कैसे घोषित हो, इसके लिए आज हम लोगों ने रणनीति अपनाई। उस चौक को विश्व हिंदू महासंघ उस जिले में शहीद हुए क्रांतिकारियों के शहीदों के चित्रों से सजाएगा, वंदे मातरम की शिला पट्टिका लगाएगा, तिरंगा ध्वज से सजाएगा तथा भारत माता के चित्र व यातायात के प्रतीक चिन्हों से उस वंदे मातरम चौक को ऐसा सजाएगा कि जैसे वह उस जिले का सबसे सुंदर चौक हो। इसके अतिरिक्त आज हम लोगों ने 2 महीने बाद लोक सन्यासी योगी जी महाराज जी के 5 जून को 55वें प्राकट्योत्सव पर हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि किस तरह से हम उस कार्यक्रम को करेंगे। 12 अप्रैल को विश्व हिंदू महासंघ के स्थापना दिवस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया और अपने कार्यकर्ताओं की कुछ आपसी बातें थी, उस पर भी आज हम लोगों ने विचार विमर्श किया। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीआरडी भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीआरडी जवान समंदर सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि एक महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। शिकायत के अनुसार महिला के आधार कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग अलग दर्ज है, जिससे उसकी वास्तविक आयु पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, संबंधित स्कूल से जांच में यह भी सामने आया कि महिला वहां की छात्रा ही नहीं रही, जिससे दस्तावेजों के फर्जी होने की आशंका और गहरा गई है। पीड़ित ने विभागीय अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज समंदर सिंह ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे दी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम समंदर पाल, जिला मुजफ्फरनगर, गांव मेगाखेड़ी, पीआरडी विभाग से हूँ। सर, मामला ये है, जिला अधिकारी महोदय जी पूरा संज्ञान से लेते हैं काम और आगे जो रद्दी खाने में डाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। सीडीओ साहब भी थोड़ा एक्शन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में रद्दी खाने में समस्या ये जी 2014 में भर्ती 100 लड़कों की आई थी और 150 भर्ती करे गए थे, वे निकाल दिए गए थे और दोबारा फिर सतीश बाबू जो ब्लॉक के हैं उन्होंने एडजस्ट कर दिया दोबारा पैसा लेकर, और मेरे से भी 10,000 रुपये लिए थे, जबकि मुझे 35 साल नौकरी करते हो गए और आज मुझे फर्जी वाला बता रहे आपकी टीसी फर्जी हो। मुझे फर्जी बताया 35 साल पहले क्यों नहीं फर्जी निकालना, आज क्यों फर्जी, जबकि मेरी टीसी डिस्पैच हो रही, काउंटर साइन हो रही, मुझे फर्जी बता रहे। साहब नाम है बाबू सतीश कुमार, उसको अभी हटा देगा अभी 1 हफ्ता पहले, और वो फिर वहीं पर काम कर रहा। और वो जो हमारे जो कमांडेंट अधिकारी हों वे सिर्फ सतीश बाबू की ही मानते हैं और किसकी मानते नहीं। उनका नाम है राहुल तेवतिया, श्री राहुल तेवतिया। वे जबरदस्ती वहीं बैठे ही वहीं उनका काम कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रखा, बहुत बुरा। डीएम साहब ने साहब ही आश्वासन दिया, उन्होंने सीडीओ साहब महोदय जी को जांच लिख दी। हाँ सर, अगर इस पर खुद सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं मुकदमा न्यायालय में जाऊँगा जब तक कार्रवाई होगी। अगर न्यायालय में कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी आत्महत्या करूँगा। सर, मेरे पीछे पड़े हुए जो भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर जाता है उनको सब विभाग से बाहर काटते हैं। हाँ, मैंने शिकायत की थी, कई बार शिकायत कर ली, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ, ये वसूली होती है, 1 महीने में 1,000 रुपये लेते हैं ड्यूटी लगाने के। ये जो दलाल बैठे हुए दलाल लेते हैं, पीआरडी जवान कुछ दलाल हों। हम ये चाहते हैं जी निष्पक्ष काम हो, ईमानदारी से काम हो, सच्चाई से काम हो और सबको न्याय मिले। इसमें कम से कम 120 लड़के फर्जी हों। इन्हें सतीश बाबू ने मोटी रकम लेकर के इन्होंने फर्जीवाड़ा एडजस्ट किया। इनकी टीसी जांच की जाए पूरे ज़िले में। हमारे ज़िले में 9 ब्लॉक में को सबकी हर ज़िले वाइज जांच हो, हर ब्लॉक वाइज सबकी जांच हो, फर्जीवाड़ा बाहर हो। देखिए फर्जी, हाँ फर्जी बता रहे, जबकि इसका 4 बार सत्यापन सतीश बाबू ने कर चुके, और पहले 57,000 लिए, दूसरे में 5,000 लिए और तीसरे में 10,000 रुपये लिए। हाँ सर, ऐसा ही हो रहा। हमने भ्रष्टाचार पूरी पहले भी खोल ली और अब भी खोल ली।
मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लोन दिलाने के नाम पर एक युवक से करीब 90,000 रुपए ठग लिए गए। पीड़ित के अनुसार अज्ञात ठगों ने पहले उसका भरोसा जीता और फिर छोटी छोटी रकम जमा करवाते हुए धीरे धीरे बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। जब युवक ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित मोबाइल नंबरों व बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यह काम किसी संगठित गिरोह का हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरवट पीर मुजफ्फरनगर। सर हमारे पैसे थे लोन कराने, एक हमारे रिश्तेदार है किराने का, उसके पास हम गए थे। वो यहीं पे भी आया हुआ है सरवट में ही, तो उसके साथ ने हमारे से मिलवा दिया। कहने में उसके दामाद ने कहा शामली की एक लेडीज़ है मिलने वाली और वो लोन कराती है। तो हमने कुल मिला के उससे कहने से कभी 10 डाल दी, कभी 15 डाल दी। वो कहता रहा मेरी जिम्मेदारी है, रिहान नाम है उससे किराने का। तो लगभग हमारे 90,300 कुछ जा चुके हैं। इसमें स्कैनर भी हैं, कुछ नगद भी हैं, सारा सबूत है हमारे पास। हम करा रहे 10 लाख का लोन जी। और वो जो मैडम थी वो बोल रही वो जिम्मेदारी सारी मेरी है, दुकान दिखाने की मंडी में सब कुछ मैं दिखाऊंगी। कहती रही अब 18,000 रुपये इसका डाल दो आप किस्त के, फिर बीमे के डलवाए, इस तरह कर करके कुल मिला खाते के डलवाए। पायल नाम है जी, शामली गांव पड़ता है, घड़ी है शायद, उसकी रहने वाली है। अच्छा बीच वालों को हम टोक रहे हैं, वो ये कह रहा है जी क्या नाम उसका, मैंने उससे घर नहीं देखा। भाई जब तुमने घर नहीं देखा तो डलवा के सोरा, हमारे पास तो सबूत है। उसने कई जगह पे पैसा डलवाया, हम डालते रहे। नहीं सर अभी नहीं की थी, अभी तो हम सिर्फ यहाँ आए या शामली गए थे। शामली वालों ने ये कहा आप मुजफ्फरनगर जाओ एसएसपी के यहाँ और वहाँ जाके अपनी दरखास्त दो, वो कार्रवाई करें। जी साहब से मिले, साहब कहने लगे देखो कार्रवाई आपकी कर दी। मुजफ्फरनगर के तो सिर्फ वही है साथ में मैडम। अब बस अब तो ये चाहते हैं जी हमारा पैसा गया हुआ वो वापसी आ जाए, और क्या चाहें सर। हाँ सर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए देख लो साल भर हो गया हम परेशान होते हुए, कभी इधर कभी उधर धक्के खा रहे। मजदूर आदमी सरिया काटने वाले। अच्छा हम सही आदमी हैं जो हमने 90,000 रुपये दे दिए, हमारे पे सबूत है, कोई चोरी नहीं है, स्कैनर है हमारे पास। सर इसे करके आप कार्रवाई से करवाओ जैसे भी है, आप लोगों को पता, क्योंकि हम तो कौन पढ़ा आदमी हैं, हमें कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सौंदर्यीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। गुरुवार सुबह कैप्टन मनोज पांडे चौराहे के आसपास करीब 150 मीटर क्षेत्र में जेसीबी मशीनों से अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान मंडी पुलिस चौकी समेत कई दुकानें और मकान जद में आकर ढहा दिए गए। कार्रवाई के दौरान कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल और वहां बनी एक मजार को भी हटाया गया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि डीएम के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा मनोज पांडे चौराहा जो है, मतलब शहीद जो हमारे मनोज पांडे उनका चौराहे का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में लगभग चौराहे से चारों दिशा में 150 मीटर तक सारा प्रकार का जो अस्थायी अतिक्रमण है और साथ में जो स्थायी भी अतिक्रमण है, जिनको फरवरी में नोटिस दी गई थी और उन सबको हटाने का काम चल रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स की एसपी सर सीतापुर अंकुर अग्रवाल से द्वारा ड्यूटी लगाई हुई है और सुबह से 5 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे मौके पे शांति व्यवस्था है, पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। बहुत सारे लोगों ने खुद का मकान और मतलब खुद का जो अतिक्रमण था खुद ही हटा लिया था, जो थोड़ा बचा कुछ है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 2 कंपनी पीएससी की है, साथ में हमारे 6 थानों के इंस्पेक्टर साहब भी लगे हैं और लगभग कुल ऐसे मिला के हमारे पास 200 से 250 की मात्रा में फोर्स है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यहाँ पे? मैंने पहले ही बताया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। जी शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी के सम्मान में ये निर्णय लिया गया था जिला प्रशासन के द्वारा कि इस चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके क्रम में चौराहे की परिधि के चारों ओर 150 मीटर तक सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया। उसी क्रम में ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन और ऑटोमेटिक ट्रैफिक चालान सिस्टम का अधिष्ठापन और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अधिष्ठापन किया जाना है और साथ ही जो है दोनों पटरी पर चारों दिशाओं में सौंदर्यीकरण का अच्छा कार्य किया जाना है। उसी के क्रम में जो सड़क पटरी है उसकी नपाई करा करके सड़क से जो नियमानुसार जो बन रहा है, अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा था लेकिन उसके बावजूद भी एक सही निर्धारण करके जिससे कम से कम डैमेज हो उसको करके अतिक्रमण चिन्हित किया गया, जिसमें लोगों को नोटिस दी गई। नोटिस के बाद उनका जवाब आया, जवाब में उनकी सुनवाई की गई, उसका निस्तारण किया गया। निस्तारण के बाद उसे अनाउंसमेंट कराया गया, पूरा समय दिया गया। तदुपरांत जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उन्हीं के लिए कार्रवाई
ये की जा रही है। देखिए चारों तरफ सबसे पहले तो इसमें आवास विकास के द्वारा लगभग 3 करोड़ अनुमानित लागत से ब्यूटिफिकेशन का कार्य होगा, चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे, 4 वे ट्रैफिक सिग्नल, जो जाम तरीनपुर से आने वाले तरफ में काफ़ी जाम लगता था, उस जाम से निजात मिलेगी और ओवरऑल एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी। जी चारों तरफ ये 150 मीटर की लंबाई में और सड़क पटरी से जितने अभिलेख हैं उसमें जो अतिक्रमण है उतना एरिया लिया जा रहा है। दिल्ली के जेएनयू परिसर में नक्सलवाद के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा देश को नक्सल मुक्त बनाने के दावे के बीच छात्रों ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1970 के दशक में शुरू हुई नक्सलवादी विचारधारा ने देश के कई हिस्सों में रेड कॉरिडोर का रूप ले लिया था, जिससे विकास प्रभावित हुआ। छात्रों ने इस विचारधारा को देश के लिए घातक बताते हुए इसके पूरी तरह खात्मे की मांग की और सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। आपने देखा होगा कि इतिहास में जो विचारधारा 1970s के टाइम पर पनपी थी उस पूरे भारत देश में है, जो फैलती फैलती पूरे भारत देश में 12 राज्यों के अंदर फैलती गई और एक रेड कॉरिडोर पूरे भारत देश में घोषित करना पड़ा। 2008 के अंदर यही मनमोहन सिंह थे जो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया 40 साल बाद, कह रहे हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है सबसे बड़ा। और आज उसके 20 साल से पहले ही एक तारीख जो अमित शाह जी ने दे दी थी 31 मार्च, और 30 मार्च को भारत की संसद के अंदर अमित शाह जी ने ये घोषणा कर दी कि पूरे भारत देश से जो है नक्सलवाद ख़त्म हो चुका है संपूर्ण रूप से और नक्सल मुक्त भारत का ऐलान कर दिया, जिसकी खुशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई जेएनयू जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलती है, तो उन्होंने यहाँ पर उसको प्रामाणिक रूप से एंजॉय करने का काम किया है कि ये विचारधारा जो पूरे भारत देश को अंदर से ख़त्म कर रही थी, उसको ख़त्म करने का जब ये ऐलान हुआ है तो पूरे जेएनयू इकाई एबीवीपी के लोग इसमें खुश हैं इस बात से। गुजरात के अहमदाबाद में हनुमान जन्मोत्सव से पहले भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां कैंप हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वयं मंदिर पहुंचे और शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 16 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में विभिन्न धार्मिक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खास बात यह है कि यात्रा मार्ग पर 50 स्थानों पर स्वागत केंद्र बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आज की ये जो हनुमान जी की शोभा यात्रा अभी प्रस्थान हुई है, अपना राज्य के मुख्य प्रधान श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने झंडी फरका के शोभा यात्रा को प्रस्थान करवाया है। ये एक परंपरा ऐसी है कि हनुमान जी जो उनका कल जन्मदिन है, हनुमान जयंती है, उससे पहले अपने पिता से वायु देवता जिसका मंदिर वासना बैरेज पर नजदीक में है वहाँ जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी मंजूरी लेते हैं कि कल उनके जन्मदिन की इधर परंपरा मुजब उजवनी हो सके। कल भी महाआरती के दरमियान 1000 किलो का लाडू उसको धरा पे जाएगा भगवान को, वो प्रसाद के स्वरूप लोगों को मिलेगा और लगभग 15,000 जितने लोग कल महाआरती के बाद भोजन भी इधर लेंगे। आज की शोभा यात्रा का एक मुख्य कारण ये भी है कि जो 11 टेबलो है उसमें से एक टेबलो ऑपरेशन सिंदूर पे बनाया गया है, जिससे अपने जवानों ने जो जीत हासिल की थी उसकी एक याद लोगों में भी आज ताज़ी हो सके। आज हमको खूब आनंद है कि अपने मुख्य प्रधान श्री ने आज की ये शोभा यात्रा का अभी प्रस्थान करवाया है। प्रयागराज में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर संगम घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सूर्योदय के साथ ही हजारों भक्तों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम और जय माता दी के जयकारों से भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस दिन संगम स्नान का विशेष महत्व होता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मौसम में हल्का बदलाव और बादलों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी और बड़ी संख्या में लोग स्नानदान और पूजा में जुटे रहे। हम लोग यहाँ आके गंगा स्नान किए और गंगा माँ से अपनी मनोकामना की पूरी, सभी यहाँ जितने लोग आए हैं उन लोग को मनोकामना की पूरी होती है, इसलिए स्नान करने आए हैं। चैत्र मास के पूर्णमासी है। आज मौसम भी खराब है, आज यहाँ पे मौसम भी बहुत खराब है, इसलिए
थोड़ा भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ, भीड़ इकट्ठा हुई है ज्यादा। आज हिंदू सनातन धर्म की चैत्र मास की पूर्णिमा है और चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान हम लोगों के यहाँ शुभ माना गया है। तो जन कल्याण की कामना के लिए और वैश्विक समस्या जो आई हुई है, ये जो विश्व स्तर पर युद्ध हो रहा है, इसको भी समाप्त करने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमने गंगा स्नान किया है। और हम ये कहते हैं कि माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है, सभी का कल्याण करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और सभी अपने अपने कार्यों में संलिप्त होकर के अपने विकास की ओर उन्मुख हो, किसी एक दूसरे की टांग खिंचाई न करें। सभी को जीने का अधिकार है और सभी शांति से जिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को चौंका दिया है। मंगलवार देर रात करीब 1 बजे तेज गरज चमक के साथ आंधी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसने पूरे इलाके के मौसम का मिजाज बदल दिया। रात भर चली इस गतिविधि का असर बुधवार सुबह तक देखने को मिला। सुबह होते होते हवाएं तो शांत हो गईं, लेकिन आसमान में घने बादल छाए रहे और बीच बीच में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन पर तो असर डाला ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता किसानों के बीच देखने को मिल रही है। दरअसल इस समय कई जगहों पर फसलें या तो खेतों में खड़ी हैं या कटकर खुले में पड़ी हुई हैं। ऐसे में बारिश और नमी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। मौसम के इस बदलाव को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं और किसान खास तौर पर अपनी फसल को बचाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं मौसम विभाग भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और आगे के पूर्वानुमान के अनुसार स्थिति में बदलाव संभव है। फिलहाल अयोध्या में मौसम का यह बदला हुआ रूप लोगों के लिए राहत और चिंता दोनों लेकर आया है। जहां एक ओर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है।